का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी का नाम रहेगा। डॉक्टर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चांद रहेगा, मोदी का नाम। ये तस्वीरें भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। मैं सर के पास, एनके सिंह सर के पास चलूँ उससे पहले मैं एक बार पूर्व सीएम हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार वो सुनवा दें आपको। यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की पर्सनैलिटी तो वर्ल्ड वाइज थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक ऑरा था। बराक ओबामा जी कह रहे थे तत्कालीन राष्ट्रपति यूएस के कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। यहाँ उदारीकरण, आर्थिक जगत में क्रांति, इंडो यूएस का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया, क्या क्या बताया उनके लिए। उनका व्यक्तित्व विराट था, उनकी व्याख्या करने वाला मुश्किल शब्दों के अंदर। ऐसे व्यक्ति का अगर मान लीजिए ये वर्तमान गवर्नमेंट आगे आकर के खुद ही फैसला करती, हम वहाँ पर दास सरकार करेंगे अमुक जगह पर, इस पर बनेगा, तो ये विवाद पैदा नहीं होता। विवाद पैदा बीजेपी ने किया है और दोष कांग्रेस को दे रहे हैं। पूरे मुल्क में जिस प्रकार इनके देहांत होने के बाद में जो शोक का माहौल। मधुरेन का एक बार रुक कर लूँ, जरा पूछ लूँ काफिला कहाँ है, उसके बाद मैं एनके सिंह सर मैं आपके पास आऊँगा। मधुरेन कहाँ पे पहुँचा, अब ये कितने देर में निगम बोध घाट तक पहुँच पाएगी पार्थिव शरीर उनकी? बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ निगम बोध घाट का दृश्य जहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँचने वाला है। ये सामने देखिए आप पूरा का पूरा जो गन कैरेज है और कैवलकेड है वो आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी आईसीसी से निगम बोध घाट की जो पूरी हो चुकी है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सैन्य वाहन है उसका काफिला आगे आते हुए दिखाई दे रहा है। इसी सैन्य वाहन के काफिले में जो गन कैरेज है उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है। जो पूरा इंतजाम है निगम बोध घाट का वो भी हम आपको कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सामने का द्वार देखिए जहाँ पर आप उनके तस्वीरों के साथ उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि के शब्द देखिए कि चूंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट सहित तमाम गणमान्य व्यक्तियों को आना है, लिहाजा उस लिहाज से पूरा का पूरा रिंग रोड इस वक्त आप देखिए तो सुरक्षा के चाक चौबंद घेरे में भी आपको दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे बढ़ते हुए सैन्य वाहन हमारे कैमरे में आप देख सकते हैं जो कि आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और पूरे राजकीय इन तस्वीरों को हम लगातार दिखा रहे हैं। मैं एक छोटा सा रिएक्शन पहले एनके सिंह सर का ले लूं। सर मेरे दो सवाल है और मैं चूंकि समय के दायरे में बंधा है इसलिए मैं पूरा ब्रीफ नहीं ले पा रहा हूं। हमारे साथ निर्जा चौधरी भी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निर्जा जी आपका भी स्वागत है। थोड़ा इंतज़ार, मैं एक बार एनके सिंह सर का रिएक्शन ले लूं फिर मैं आपके पास आता हूं। दो प्रश्न हैं। देखिए, एक होता है कि विपक्ष का काम है राजनीति करना, वो राजनीति करेंगे, लेकिन शायद अपने लोग अगर आपके फैसलों पे प्रश्न उठाएं तो आप ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं। क्या मनमोहन सिंह के बतौर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उनके लिए ये सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाने वाला लम्हा रहा, चाहे वो फैसले राहुल गांधी ने उनके खिलाफ मीडिया में आके कहा हो या फिर कई सारे एग्जाम्पल्स अभी सामने आए? दूसरा पॉइंट, अब उनके अंतिम इस सफ़र पर भी राजनीति होने लगी, कहाँ उनको अंत्येष्टि देनी है, कहाँ स्मारक बनना है, ये क्या सही मोमेंट था? मैं दोनों पॉइंट समझूंगा, से छोटा सा अगर मुझे उसको समझा पाए तो। देखिए, पहला तो ये है कि बहुत पहले, कई 100 साल पहले भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में एक श्लोक कहा था, वारंगनेव नृपनीतिर अनेक रूपा। जैसे तवायफ के कई रूप होते हैं, कई बार वो बहन भी होती है किसी की, कई रूप होते हैं। राजनीति के भी इसी तरह कई रूप होते हैं। मनमोहन सिंह उस रूप के हिसाब से ढलते नहीं थे क्योंकि वो बेसिकली राजनीति में थे ही नहीं, लिहाजा उनको अपनों से भी प्रताड़ना मिलती रही और दोस्तों से भी मिलती रही और दुश्मनों से तो मिलती ही रही। लेकिन इन सब के बावजूद जो डेफिनेट कंट्री के लिए, देश के हित में था, उनके कदमों को अगर आप देखें, मनरेगा अपने आप में उस समय ये लगता था, मुझे याद है कि किस तरह इसके वो की खिलाफत की गई। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये कहा गया साहब ये तो खाली हो जाएगा खजाना। बहुत सारे ऐसे लीगल रिफॉर्म्स है, राइट टू इंफॉर्मेशन, लेकिन मनमोहन सिंह उसे करते रहे क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं थे। पॉलिटिशियन होता तो सोचता। और सबसे बड़ी बात है कि सोनिया गांधी ने उनको ये करने की छूट दे रखी थी। हाँ,
ये जरूर होता है कि कोई बिल अगर किसी ने फाड़ा तो तकलीफ होती है, क्योंकि शायद उसके मर्म को समझ नहीं पाया, या जो विरोध कर रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर डील का है, जो विरोध कर रहे थे वो शायद समझ नहीं पाए कि एनर्जी बास्केट पे हमारा इस समय मिक्स क्या होना चाहिए, हमारा न्यूक्लियर कंपोनेंट कितना होना चाहिए। आज भी हम 5% नहीं ले पा रहे हैं न्यूक्लियर का। तो ये एक सब। दूसरा जो आपने सवाल किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मनमोहन सिंह एक साइलेंट रिवॉल्यूशनरी है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन आप भूल जाएंगे। सर मैं आपको रोक रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। निगम बोध घाट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। आमिर कुछ तस्वीर के बारे में बता रहे हैं। आमिर। बिल्कुल, अभी देखिए आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अब यहाँ पर आप देखिए गन कैरेज पे पहुँच चुका है। यहाँ पर गन कैरेज आप पीछे देख सकते हैं, फूलों से सजा हुआ गन कैरेज, और तमाम कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम लाइव तस्वीरें आपको यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस हेडक्वार्टर से निगम बोध घाट अब पार्थिव शरीर पहुँच चुका है। और ठीक ये मुख्य द्वार है, आपको बताएं कि ये निगम बोध घाट का मुख्य द्वार है जहां से पार्थिव शरीर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंदर जा रहा है। सैन्य सजावट के साथ में, सैन्य वाहन के साथ में आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वो तस्वीर है जो गमगीन कर रही है पूरे देश को, जिस तरह से एक बड़ा नेता उनका आज खो गया। कहीं ना कहीं लोग बड़ी संख्या में यहां पर आकर के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए तस्वीरों में बाकायदा सैन्य सम्मान के साथ में उनको आखिरी विदाई देने के लिए निगम बोध घाट पे इन तस्वीरों के साथ मैं अपने दर्शकों को जोड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ निर्जा जी से भी मैं कुछ रिएक्शन, राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं इस काफिले में, राहुल गांधी भी दिख रहे हैं, और राहुल गांधी उनके पार्थिव शरीर के साथ ही उसी गाड़ी में मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। निर्जा चौधरी जी का रुख करूंगा। निर्जा जी, मैं आपसे आज चूंकि अपने अंतिम यात्रा पे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, तो मैं इनके दोनों सफ़र बतौर वित्त मंत्री और बतौर प्रधानमंत्री, इन दोनों सफ़र पे मैं चाहता हूं कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आप रख दें, ताकि ये स्पष्ट हो कि हाँ, दोनों कार्यकाल को उन्होंने कैसे जिम्मेदारी के साथ निभाया और चुनौतियाँ कैसी थी। देखिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में आए, नरसिम्हा राव उनको लाए थे वित्त मंत्री के रूप में। टेक्नोक्रेट थे। आर वेंकटरामन जो प्रेसिडेंट थे वो कहा करते थे कि मेरा आइडिया था जो मैंने नरसिम्हा राव को दिया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को लो, जब आईजी पटेल ने मना कर दिया था। तो उस समय मेजर निर्णय के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, वर्ल्ड बैंक IMF के पास जाना, ये सब, और डीवैल्यूएशन करना, ये जो बहुत दिक्कत वाले निर्णय थे वो नरसिम्हा राव ने लिए। और उनके साथ साथ मिलके पहले बहुत डिफिडेंट थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, पर जैसे जैसे समय गुजरता गया वो मजबूती से उन्होंने कमान संभाली वित्त मंत्री की। और शुरू में जैसे आर वेंकटरामन ने कहा था कि भाई लॉट्स में डिवैल्यूएशन होना चाहिए, उसके खिलाफ थे। तो खैर, जैसा मैंने कहा, मजबूती से कमान संभाली और नरसिम्हा राव ने उन्हें कंप्लीट फ्रीडम दी थी वित्त मंत्री के रूप में करने के लिए। और जब प्रधानमंत्री बने तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। और पहला जो उनका टर्म था प्रधानमंत्री का यूपीए के हेड पे, वो वहाँ तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो यूपीए की थी बहुत अच्छी थी, शानदार आंकड़े थे। और जो क्राइसिस दुनिया भर में हुआ था 2008 का, उससे भी बचाया देश को उन्होंने, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से थोड़ा डी लिंक कर दिया था उस समय। तो ये सब निर्णय उन्होंने लिए। और वित्त मंत्री प्रधानमंत्री जब बने और एक कोalition के हेड पे बने, तो उस समय एक्चुअली वो एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर थे और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी थे। दोनों चीजें एक्सीडेंटल थी उनकी। अचानक ओवरनाइट वो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। सुबह 5 बजे पीसी अलेक्जेंडर को भेजा था नरसिम्हा राव ने इनको ये खबर देने के लिए कि वो चाहते हैं वित्त मंत्री बने। तो विद इन आवर्स वो वित्त मंत्री बन गए थे। और प्रधानमंत्री का भी ऐसे हुआ। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की नेता चुनी गई थी, यूपीए की नेता चुनी गई थी और वो प्रधानमंत्री बनने वाली थी। एपीजे अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लेटर भी तैयार था कि उनको इनवाइट करने के लिए, और फिर उन्होंने निर्णय किया
कि वो नहीं बनेंगी। राहुल गांधी नहीं चाहते थे। राहुल गांधी ने कहा माँ को कि मेरी दादी को मार दिया इन्होंने, मेरे फादर को मार दिया इन्होंने, 6 महीने में आपको भी मार देंगे। खैर सोनिया गांधी ने निर्णय किया कि वो नहीं बनेगी प्रधानमंत्री, तो उन्होंने चूज किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और वही कहती थी कि मैं कई बार सोचती थी अगर मुझे ऐसा निर्णय करना पड़े तो मैं किसको लूँ, किसकी तरफ झुकूंगी। तो मैंने उस समय भी सोचा था डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह की अपनी कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, इंडिविजुअल एजेंडा नहीं था जैसे कई पॉलिटिशियंस का होता है। तो उस मायने में नॉन पॉलिटिशियन थे वो। लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगता था जब लोग बोलते थे पॉलिटिकल नॉविस हैं या इनको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और उन्होंने जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई, किस खूबी से, किस मजबूती से 40 महीने तक के वो डील उन्होंने कर दी, जिससे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हिंदुस्तान का था वो मजबूत था। तो उसमें उन्होंने अपनी पॉलिटिकल वो दिखाई थी। कैसे उन्होंने लेफ्ट ने विड्रॉ किया सपोर्ट और उन्हें समाजवादी। जी मैं एक बार तस्वीरों को भी एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये चंद कुछ मिनट और हैं जो अभी इंसान चाहता है कि, क्योंकि वो तो अब अपनी अगली यात्रा पे निकल चुके हैं, लेकिन उनके शरीर के साथ ये चंद मिनट कुछ और हैं जो इस ज़मीन पर लोग उनको देख पाएंगे। और ये तस्वीरें अभी हम निगम बोध घाट की ही दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। मनोज जी, मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, एक मुझे जो नीरजा जी बता रही थी उसी को मैं चाहता हूँ कि उसका थोड़ा वक्तव्य आगे तक चले, क्योंकि अब उसी पे हम बात कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। देखिए, मेरे ख्याल से तो जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनका एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उसके से पहले फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर ये एक उन्होंने जो डिसीज़न लिए, जिस तरीके की नीति लेकर आए, उनका जो इम्पैक्ट है वो हमारे देश के हर एक नागरिक पर है, हर एक बच्चे पर है। आज जो भी हमारे यहाँ तरक्की हुई है, जो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी जिस तरीके से हमारी चल रही है, तो ये मनमोहन सिंह जी के ही कारण हैं। उनकी जो नीतियाँ थी एज फाइनेंस मिनिस्टर, जो उन्होंने उस समय नई नीतियाँ बनाई, देश को एक दिशा दी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हमें एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर मिले जो उसको कि इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छी आती हो और इम्प्लीमेंटेशन का भी उनका उतना अच्छा हो। उससे पहले आप देखिए उनका एक्सपीरियंस कितना अच्छा था। वो आरबीआई के गवर्नर थे, प्लानिंग कमीशन में थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, तो उनका एज पॉलिसी मेकर उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो इसलिए वो सबका फ़ायदा उनको मिला। और मैं तो बोलूँगा कि हम लोग भाग्यशाली थे कि एक ऐसा इंसान जिसको कि इकोनॉमिक की समझ इतनी अच्छी थी, इंटेंशंस बहुत अच्छे थे, और जो कि इस मुसीबत में भी, इतनी सारी एडवर्स कंडीशंस में भी जो बहुत पॉजिटिव तरीके से काम कर सकते थे, वो हमारे प्रधानमंत्री रहे। और उन्होंने उस टाइम पे जो पॉलिसीज़ बनाई, उन पॉलिसीज़ का या जो भी उन्होंने काम किए, वो पॉलिसीज़ का फ़ायदा लाभ हमें आज तक होता है। सूरज चांद रहेगा।